की स्थिति से तो एक साफ हो गया कि सरकार या वहां के हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कोई माहौल नहीं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस जिस तरह का वायुमंडल बना रही है, कांग्रेस ने 5 छत्रप डाल रखे हैं और 5 छत्रपों में कांग्रेस पूरी तरह से वहां पर बटी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हर छत्रप अपने अपनी जगह दूसरे को घुसने नहीं देगा, प्रवेश नहीं करने देगा। इसलिए चौकीदारी आधी से ज्यादा तो कांग्रेस को ही करनी है, क्योंकि कांग्रेस की जो आंतरिक कल है, क्योंकि कांग्रेस में पहले भी सुरेश पचौरी जी रहे ना। आज सुरेश पचौरी जी की राजनीतिक स्थिति क्या है? क्या सुरेश पचौरी जी इस सब पीड़ा को भूल जाएंगे? और दिग्विजय सिंह जी जो राजा के रूप में 10 साल स्थापित रहे और उन पर एक महाराजा आकर बैठ जाए तो वो अपनी छोटी सी चौकीदारी की बात रमेश जी ना करें। अभी अभी ताजा खबर जो आई है वो खबर ये आई है कि अजीत जोगी को और उनके बेटे को, दोनों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। आप समझ सकते हैं कि पूरी कांग्रेस जिस बात का विरोध कर रही थी कि परिवार, माफ कीजिए, अजीत जोगी की पत्नी और उनके बेटे दोनों को टिकट दे दिया है। जिस बात का विरोध कांग्रेस के नेता कर रहे थे कि क्या पूरे परिवार को टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। आप समझ सकते हैं कि चौकीदारी और संतुष्ट करने की कोशिश किस तरीके से कांग्रेस। देखिए मनोज जी, यही तो हम लोग चाह रहे हैं। हम लोग यही तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस आखिर वो दबाव में आए जिस नैतिकता की पार्टी को दुहाई देने की कांग्रेस कभी कभी कोशिश करती है, वही कांग्रेस फिर से अपने जाल में फंसे ना, और फिर कांग्रेस के वर्कर उससे जवाब पूछेंगे। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस कभी राजा महाराजा से मुक्त हुई नहीं, आदिवासी को बेचारे को केंद्र से मंत्रिमंडल छोड़ाकर आपने सपना दिखाया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, और उसको सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष भी ठीक से नहीं रहने दिया जा रहा। फिर राजा और महाराजा की कुश्ती में वो बेचारा रेफरी की भूमिका भी अदा नहीं कर पा रहे। तो आखिर आदिवासी के नेतृत्व का क्या होगा? क्या भूरिया जी इस बात को, और मालवा इस बात को प्रतीत करता है कि भूरिया जी ने अपने आप को विड्रा कर लिया है, और भूरिया जी ने कांग्रेस के इस सारे जो घटनाक्रम है उसमें अपने आप को शून्य पाया गया। और खोया किसने? तो खोया आदिवासी ने। आदिवासी ने दिल्ली में नेतृत्व को। ये गौर करने वाली बात, ये गौर करने वाली बात है कि 47 सीटें वहां पर ऐसी हैं जो कि आदिवासी कोटे की आती हैं। यही समझकर कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन क्या उसमें फायदा नहीं दिखाई दे रहा? क्या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी तस्वीर है कि वो अपने वोट काट रही है? क्या मंत्रियों के वोट भी कट सकते हैं? मैं रामेश्वर जी की बात से कतई सहमत नहीं हूं। जहां तक कांग्रेस का है, आदिवासी को नेतृत्व की बात है, कांग्रेस का अध्यक्ष हमारा आदिवासी नेतृत्व कांग्रेस ने दिया। तो मानते हैं कि आपकी नजर 47 सीट पर है, 100% है आपको। वो 47 सीटें मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन का कारण बनेगी। भूरिया जी निसंदेह उन सीटों पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उन सीटों पर काम कर रही। लेकिन मैं सब जो वातावरण यहाँ बनाया जा रहा है इससे सहमत नहीं। इससे सरकार बनती बिगड़ती नहीं। सरकार बनती बिगड़ती है आम आदमी की उस वोट से जो परिवर्तन का कारण बनती। रामेश्वर जी माइनिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे नरसिंहपुर जिले में हम विधायक बने थे, चारों की 4 सीट हमारी कांग्रेस के पास आई थी। इनके रेत माफिया, वो माफिया वहां पराजित हुए थे, और कमोबेश यही स्थिति इस बार होशंगाबाद में है। जितना नर्मदा की रेत, चंबल की रेत, छोटी बड़ी नदियों के रेत का उत्खनन हुआ है, जो भ्रष्टाचार, नीचे भ्रष्टाचार का तांडव हुआ है, जो नीचे भ्रष्टाचार पटवारी से लेकर कर्मचारी उतना दोषी नहीं जितना भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता दोषी है। आपकी सोसाइटी की दुकानें हो, पटवारी नामांतरण के मामले हो, गरीबों को बीपीएल कार्ड बनाने की बात हो, गरीब को राशन की दुकान पर सही समय पर राशन मिलने की बात हो, एक बत्ती का कनेक्शन जो भारत सरकार फ्री में उपलब्ध कराती है, हमारी पावर मिनिस्ट्री, उसमें उनके हजार 800 रुपए की बिल आना हो, वो बिजली के आरोप रामेश्वर जी आपके ऊपर लगते हैं। और खनन माफिया के बारे में बार बार जिक्र किया जाता है। आप तो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी हैं। देखिए, मैं बताऊं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सबसे खनन माफिया है, और दिग्विजय सिंह जी इसलिए कि उदय प्रताप सिंह जी आज वहां सांसद है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये वहां सांसद है, उस समय वहां पर रेत का व्यवसाय कितना था? दिग्विजय सिंह के समय रेत का व्यवसाय मध्य प्रदेश में टोटल 21 करोड़ था, आज वो 300 करोड़ है। आज वो 300 करोड़ है। अगर वहां क्या माफिया अगर काम कर रहे होते तो 300 करोड़ क्या कांग्रेस के दिल्ली के खजाने से आते? वो तो मान चुके हैं कि मैं डूबता हुआ सूरज भी डूबेगा, और सूरज के साथ जो चांद सितारे लटक रहे हैं ना, ये भी डूबेंगे, ये सब डूबेंगे। और उदय प्रताप सिंह जी, मैं आपको एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां पर आप खनिज माफिया के आरोप लगा रहे हैं, आज वह कांग्रेस कहां है? आज पूरे होशंगाबाद जिले में हम है कि नहीं? हम है कि नहीं बताइए। और अब मेरी बात तो, मैंने तो आपकी पूरी बात सुनी, और मैं आपको आज दावे के साथ ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा लूटा। अब मैं अगर व्यक्तिगत लोगों के नाम लूं, आज अगर खनिज का मध्य प्रदेश का कोई किंग है तो वो आपके पास है। अगर खनिज का मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड में दूसरा किंग है तो वो भी आपके पास है। और मध्य प्रदेश के अगर ग्वालियर चंबल संभाग को खोदकर जिसने पूरे
राजा महाराजाओं की रियासत तक को वीरान कर दिया, वो भी आपके पास है। आप तो तीनों के नाम बताओ, आप तो मैं नाम बताओ, लेकिन मैं सेंसर थोड़ी है, बता ही दीजिए। बता देता हूं। देखिए संजय पाठक जी हैं, आज संजय पाठक जी हैं मध्य प्रदेश के नंबर 1 खनिज माफिया है। दूसरे सत्यव्रत चतुर्वेदी जी नंबर 2 पर सागर को बिलोंग करते हैं, ये खनिज के सबसे ज्यादा लैंड माफिया है। नंबर 3 जिन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने खुद लड़ाई लड़ी, केपी सिंह जी ने, जहां आदिवासियों के नाम पर छोटे छोटे, उनकी तो लंगोटी तक फट गई, बेचारे फटे पजामे में और फटी चड्डी में उनने अपनी जिंदगी गुजारी। उनके पट्टों के नाम पर वहां पर जितना खुदाई का काम हुआ है वो कौन का हुआ है? आदरणीय केपी सिंह जी का। और ये मुद्दा मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं दिग्विजय सिंह जी की सरकार में केपी सिंह जी मिनिस्टर थे तब ये विषय उठा और वहां स्वीकार हुआ, जांच हुई। गिरजा जी जनता क्या करे? भ्रष्टाचार इनने किया है तो भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। उसकी एक वजह है कि गवर्नेंस और आर्थिक नीतियों दोनों के मामले में कांग्रेस और बीजेपी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, और जो कार्यकर्ता या नेता उनका जो वर्ग चरित्र है वो लगभग एक जैसा है। तो वो जितने आरोप बीजेपी कांग्रेस पर लगाएगी, उलटकर कांग्रेस बीजेपी पर लगा देगी, और जनता इसमें पिस रही है, ये भी सही है। बावजूद इसके मालवा और महाकौशल क्या कहता है? मालवा और महाकौशल में और पूरे प्रदेश में जो स्थिति उभर रही है, वहां पर बीजेपी की सीटें आपको हर जगह कम होती नजर आ रही है। मालवा में लगभग स्थिति वही बराबर बनी हुई है, क्योंकि मालवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। वहां तीसरी पार्टी कोई नहीं है, कभी भी नहीं रही आज तक। तो वहां पर लेकिन एक चीज जो इस सर्वे में मेरे समझ में नहीं आ रही है कि दोनों पार्टियों को मिलाकर 15% वोट कम हो रहे हैं इन दोनों के। वो 15% वोट जा कहां रहे हैं? वहां तीसरी पार्टी का प्रेजेंस कभी नहीं रहा आज तक, इस चुनाव में भी नहीं है। गौतम साहब सब जानना चाहते हैं। यहाँ पे जो दिखा रहा है, पिछली बार के हिसाब से अगर आप देखें तो मालवा में टोटल जो वोट शेयर था जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था वो था 85%। जी, ये दोनों पार्टियों के बीच में था। इस बार जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से मालवा में जो टोटल वोट शेयर अभी जा रहा है इन दोनों पार्टियों के पास में लगभग 70 वो जा रहा है, करीब 71%। ठीक है, तो ये जो 71% जा रहा है, 85% है, इसका 14% जो कम हो रहा है, इसमें बटन दबा देंगे कि किसी को पसंद नहीं करता। नहीं, वैसी बात नहीं सर। इंडिपेंडेंट जो है वहां पे इंडिपेंडेंट कुछ दिखाई दे रहे हैं और कुछ जगह में बीएसपी दिखाई दे रही है। 2-3 ऐसी जगह है जहाँ 2008 चुनाव तक तो ये अगर कौन है?